हाय एवरीबॉडी, इंडिया में 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है और संसद सत्र भी चालू हो चुका है। अब बीजेपी ने एनडीए के साथ भारत के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार लगातार जीत हासिल करके सरकार बना ली है। और जब तक कोई और अन्य राजनीतिक घटना नहीं होती, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत भी कर ली है। एनडीए has won the election. आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। They have voted for the Prime Minister to ensure that a good governance model continues in the country. Prime Minister addressing his party workers termed the victory as historic. Resounding win for Narendra Modi's Bharatiya Janata Party. आज की न्यू जनरेशन ने बीजेपी को हमेशा भारतीय राजनीति की पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी की तरह ही देखा है। तो यह जानना भी बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि आज से ठीक 40 साल पहले इसी लोकसभा में जब कांग्रेस के पास 404 सीटें थी तो इसी भाजपा के पास सिर्फ 2 सीटें थी। तो उस समय ऐसा क्या हुआ? उस टाइम कांग्रेस के पास पूरी दुनिया में पैसे, पावर और राजनीति के सभी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे। वहीं भाजपा एक छोटे से दल के रूप में उभर रही थी, जिसके अपने कुछ स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स थे। इनके पास ना इतना पैसा होता था, ना पावर थी, और राजनीति में इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन बीजेपी के इन कुछ चुनिंदा लोगों ने कांग्रेस की भारतीय राजनीति में मोनोपोली को चुनौती देने की डायरेक्ट हिम्मत। जहां से मैंने आरंभ किया था, मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। एक पार्टी जहां 1 और 1 11 हो जाते हैं, फिर 11 लोग मिलकर 37 साल पहले एक सफर की शुरुआत करते हैं। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 1984 से 2024 के बीच बीजेपी ने कुछ ऐसा अलग हटके किया कि आज ये पार्टी भारतीय राजनीति में सबसे स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में उभरकर सामने आई है। सवाल ये भी है कि बीजेपी के लीडर्स और पार्टी वर्कर्स ने बीजेपी को एक छोटे से राजनीतिक स्टार्टअप से इतने बड़े पॉलिटिकल पावर में कैसे बदल दिया? कैसे उन्होंने कांग्रेस की भारतीय राजनीति में मोनोपोली को तोड़ा, जबकि उनके पास ना तो पैसा होता था, ना इतनी पावर थी, और ना ही कांग्रेस इतना एक्सपीरियंस था। वे किन मुश्किलों के दौर से गुजरे जब वे अपना एक राजनीतिक स्टार्टअप बना रहे थे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये जानना है कि एज ए बिजनेस पर्सन हम बीजेपी की इस राजनीतिक जर्नी से अपने खुद के बिजनेस के लिए क्या सबक सीख सकते हैं, जो हमें भी अपने बिजनेस के फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बना सके। इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 के दशक के भारत से, जब कांग्रेस भारतीय राजनीति में सबसे प्रमुख पावर थी। आजादी से जवाहरलाल नेहरू जी 1947 से 1964 तक 17 साल तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। फिर इंदिरा गांधी जी 1966 से 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। लेकिन 1947 से 77 तक के 30 साल के आजाद भारत में कांग्रेस ने ही रूल किया, जिसमें से नेहरू जी और इंदिरा जी ने मिलकर देश को 28 साल तक ऐसे प्राइम मिनिस्टर सर्व किया। और क्यों नहीं, आखिर कांग्रेस ही वही पार्टी थी जिसने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलवाई थी। और भारत के हर कोने में इस वजह से कांग्रेस की बहुत अच्छी पकड़ थी। और अगर आप इस लोकसभा चुनावों के ग्राफ को भी देखो तो कांग्रेस इतनी पावरफुल पार्टी थी कि 1971 तक वे सरकार में कभी भी 250 सीटों से नीचे नहीं आए। ध्यान से देखोगे तो आप ये भी नोटिस करोगे कि 5 में से 4 बार वे 350 से भी ज्यादा सीटें जीते थे। लेकिन अगर आप इसी ग्राफ को आगे देखो तो कुछ बहुत ही अजीब देखोगे। 1971 तक जिस कांग्रेस के पास 350 से अधिक सीटें थी, अचानक 1977 में वे केवल 150 सीटें ही जीत पाए। एक ही चुनाव में वो 200 से अधिक सीटें हार गए। इसका मतलब ये है कि उस टाइम पीरियड में भारत में कुछ बहुत ही अजीब हुआ होगा। अब हम उस समय से शुरू करते हैं। 1971 से 77 के टाइम पीरियड में भारत ने अपनी आजादी के बाद का सबसे मुश्किल वाला दशक देखा था, और इसके 3 कारण थे। पहला, अगर आपको याद हो तो 1971 वो साल था जब हमने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़कर बांग्लादेश को आजाद कराया था। December 16th, 1971. Indian army is in Bangladesh, and if you don't surrender, you will be killed unmercifully. The day when Indian armed forces brought the Pakistani army to its knees. Now as the Pakistani armed forces have surrendered in Bangladesh,
and Bangladesh is free, it is pointless in our view to continue the present conflict. और ऑब्वियसली इस युद्ध ने हमारे देश पर दूसरे देशों का बहुत दबाव बनवाया और इंटरनली काफी इकोनॉमिक इम्पैक्ट डाला। जब हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया, बांग्लादेश के बहुत सारे शरणार्थी बड़ी संख्या में अपने भारत में आ गए, जिसके कारण हमारे अपने देश के लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। और उसी दौर में दूसरा ये हुआ कि 1973 में इजराइल, मिस्र और सीरिया के बीच अरब इजराइल युद्ध छिड़ गया। इसलिए तेल उत्पादक देशों ने इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में अचानक से तेल की कीमत $2.9 प्रति बैरल से बढ़ाकर $11.65 प्रति बैरल कर दी। The oil-producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. World wars among big powers are quite possible to control dwindling oil supply, resulting in their decision to reduce the flow of oil to America and other nations supporting Israel. Dealers raised prices to more than 40 cents a gallon. आप खुद सोच सकते हो कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान तेल की कीमतें अराउंड 30% तक बढ़ गई थी और हमने भारत में स्टार्टिंग में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन का सामना किया। लेकिन उस टाइम अरब इजराइल युद्ध की वजह से तेल की कीमतें करीबन 300% तक बढ़ गई थी। तो आप सोच सकते हो कि भारत पर इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा होगा। अगर आप इस ग्राफ को भी देखो तो भारत में 1974 में इन्फ्लेशन 0 से अचानक 25% तक पहुंच गया था और आज के मुकाबले में भारतीय कृषि उस समय बहुत ही खराब सिचुएशन में थी। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो उस समय भारत में हरित क्रांति बस शुरुआती दौर में थी और अनाज की कमी हमेशा रहती थी और हम 1960 और 70 के दशक तक भी अनाज बाहर के देशों से इंपोर्ट कर रहे थे। इसलिए जब तेल की कीमतें बढ़ी, महंगाई तेजी से ऊपर जाने लगी, लोग भूखे थे और सबसे मेन बात, लोग सरकार से इस हालातों के लिए बहुत ज्यादा नाराज थे। और उसी टाइम इंदिरा गांधी सरकार ने पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए अचानक से परिवार नियोजन अभियान चलाना चालू कर दिया, जिसने लोगों को और नाराज कर दिया। तो जब लोग भूखे, नाराज और परेशान होते हैं तो क्या होता है? प्रदर्शन। तो ये कोई आश्चर्य नहीं है कि उस टाइम कांग्रेस सरकार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए और दो सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन बिहार और गुजरात राज्य में शुरू हुए। वास्तव में गुजरात में प्रदर्शन इतना बड़ा हो गया कि मार्च 1974 में गुजरात विधानसभा को ही भंग कर दिया गया। और आप जानते हैं कि इस प्रदर्शन में एक 24 साल का लड़का जो आजकल भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो भी शामिल थे। और उसी तरह बिहार से चालू हुआ जेपी आंदोलन इतना तेज और बड़ा होता गया कि उसने देश भर में कांग्रेस के नेतृत्व को ही चुनौती दे डाली। और मामला एक ये भी हुआ कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा जी को रायबरेली लोकसभा सीट से इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस का दोषी पाया, जिसके कारण कोर्ट ने उन्हें 6 साल के लिए लोकसभा और सभी निर्वाचित पदों से निलंबित कर दिया। तब इन प्रदर्शनों के जवाब में इंदिरा गांधी जी ने 1975 में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है और अगले 21 महीनों के लिए इंदिरा गांधी जी भारत की एक सुप्रीम लीडर की तरह बन गई, जिनके आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता था। I have compared that period with the period under the British rule when civil liberties were suppressed and several such draconian laws were passed. जिन लोगों को नहीं पता, आपातकाल के दौरान सभी नागरिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, प्रेस पर सेंसर लगा दिया जाता है, आपके पास कोई मौलिक अधिकार शेष नहीं रहता। यहाँ तक कि अगर पुलिस को आपके बारे में किसी भी तरह का शक होता है तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। और ये सिचुएशन इतनी बुरी थी कि उस टाइम पूरे देश में अराउंड 1,40,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और हिरासत में डाल दिया गया, जिसमें इंदिरा गांधी जी के राजनीतिक विरोधियों जैसे एल.के. अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विजयराजे सिंधिया, जीवतराम कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस और अपोजिशन के दूसरे मेन लीडर्स, दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक और सरकार के विरोध में इवन अपना गुस्सा व्यक्त करने वाले आम नागरिक भी शामिल थे। The cold facts of the emergency are truly chilling. 34,988 people were arrested under the Maintenance of Internal Security Act, 75,818 under the Defence of India rules. इस घोषणा के तुरंत बाद रातों रात कई नेता हिरासत में ले लिए गए। ये भारत की आजादी के बाद के राजनीतिक इतिहास के सबसे काले दौर के रूप में जाना जाता है, जिसका सिलसिला लगातार 21 महीने तक चला। और
और इसी दौरान एक छोटा सा राजनीतिक दल धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से देश की सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध खड़ा होने का प्रयास कर रहा था। इस छोटे से दल का नाम था भारतीय जनसंघ या बीजेएस। भारतीय जनसंघ 1951 से ही भारतीय राजनीति में था, लेकिन कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी की ताकत को हिला पाने में हर बार असफल रहा। लेकिन इमरजेंसी के बाद आज की तरह जैसे बीजेपी के अगेंस्ट इंडिया अलायंस है, उसी तरह एक एंटी कांग्रेस अलायंस बना था जिसका नाम जनता पार्टी था। इस अलायंस में बहुत सारी पार्टियां साथ आई, जैसे भारतीय लोक दल, भारतीय क्रांति दल, स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। इन सब छोटे दलों के एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने से और इंदिरा जी के विरुद्ध आम लोगों के सेंटिमेंट्स के कारण 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने 295 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को मात्र 154 सीटें मिली। ये युग परिवर्तनकारी संकेत हैं। जनता की ललक, आपकी आशाएं आकांक्षाएं अब मूर्त रूप ले रही हैं। जनता पार्टी ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं बनी, जनता पार्टी क्रांति की कोख से जन्म लेकर सामने आई है। ये पहली बार था जब भारत ने कांग्रेस सरकार के अलावा कोई और सरकार देखी। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को देखो तो इसे कांग्रेस का भारतीय राजनीति में टर्निंग पॉइंट बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगले ही चुनाव में कांग्रेस ने फिर से 353 सीटें जीती और इंदिरा गांधी जी 1980 में एक बार फिर भारत की प्रधानमंत्री बनी। तो सवाल ये है कि जनता पार्टी में ऐसा क्या गलत हो गया और एक बार फिर कांग्रेस ने इमरजेंसी के बावजूद कैसे सत्ता हासिल कर ली? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जनता पार्टी में बहुत सारी पार्टियां थी। सभी पार्टियों का भारत के लिए एक अलग ही विजन था। किसी भी बात पर सभी अपनी अपनी विचारधारा की वजह से सहमत ही नहीं हो पाते थे और पूरे देश ने इस वजह से राजनीतिक खींचतान देखी और इस सिचुएशन में आग में घी डालने जैसा हालात बनाए बढ़ती हुई महंगाई ने। 1973 की तरह 1979 में फिर से इन्फ्लेशन ने भारत के बाजारों को हिला दिया, क्योंकि 1973 में अरब इजराइल युद्ध के बाद 1979 में फिर से एक और अरब इजराइल युद्ध शुरू हो गया, जिसने दुनिया भर में तेल का संकट पैदा कर दिया। Today's OPEC increases are expected to drive the price of unleaded up to a national average of 77 cents per gallon. Gas lines at many stations were a lot longer than normal. Line today is longer than it's ever been. एक बार फिर अरब देशों ने तेल की कीमत $20 प्रति बैरल से बढ़ाकर लगभग $40 प्रति बैरल कर दी, जिसके कारण जैसा कि आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो कि भारत में इन्फ्लेशन 17% से भी अधिक हो गया। लोग खाने पीने के दाम बढ़ने से और सरकार के रवैये से बहुत नाराज थे और जब लोग भूखे और क्रोधित होते हैं तो देश भर में प्रदर्शन हुए और जनता पार्टी सत्ता से हट गई। इस तरह दोबारा आम चुनाव में 1980 में फिर से इंदिरा गांधी जी सत्ता में आई। अब सवाल ये भी है कि उस छोटी सी पार्टी भारतीय जनसंघ के साथ क्या हुआ और वे सत्ता में कैसे आए? तो पता चलता है कि भारतीय जनसंघ से निकले कुछ नेताओं ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का गठन किया, लेकिन इस बार उन्होंने ये भी फैसला किया कि वे किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे जिससे उनकी आवाज या पहचान खराब हो। इस संगठन के नेता कोई और नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और एल.के. अडवाणी जी थे। अब सवाल ये भी है कि क्या वे तुरंत सफल हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारत में उसी दौरान फिर से कुछ और डरावने घटनाक्रम हुए जिन्होंने भारतीय राजनीति में उथल पुथल मचा दी। और ये घटना कोई और नहीं बल्कि इंदिरा गांधी जी की हत्या थी। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by two of her own bodyguards. Tonight, the tensions between the majority Hindus and the Sikh community are spilling over into violence. 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी के निजी सुरक्षा गार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने अमृतसर में सिखों के पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक मिलिट्री ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। सिख इस ब्लू स्टार मिलिट्री ऑपरेशन से बहुत ज्यादा नाराज थे। इंदिरा गांधी जी के इस बॉडीगार्ड भी सिख थे और उन्होंने उनकी हत्या कर दी और इसके जवाब में पूरे भारत में सिखों के खिलाफ हिंसक दंगे शुरू हो गए। ये हिंसा इतनी ज्यादा थी कि इस दंगों में हजारों निर्दोष सिख मारे गए। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस की तरफ से राजीव गांधी जी ने चुनाव लड़ा और इंदिरा गांधी जी की हत्या की वजह से कांग्रेस के लिए पूरे देश में एक सहानुभूति की लहर थी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव
प्रचंड बहुमत से जीती। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये भी है कि उस टाइम 1984 में भाजपा ने केवल 2 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने लोकसभा में 404 सीटें जीती। लेकिन अब सवाल ये भी है कि भाजपा ने इसके बाद ऐसा क्या अलग किया। भाजपा ने एक अलग ही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ग्राउंड लेवल में देश के आम लोगों के सेंटीमेंट्स का एनालिसिस किया। सेकेंडली, ग्राउंड लेवल पर लोगों से अपने आप को जोड़ा और अपने आप को आम लोगों के बीच एक विकास और बदलाव वाली पार्टी के रूप में प्रेजेंट किया। इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें पहले कांग्रेस पार्टी के तहत राजीव गांधी जी के नेतृत्व को भी देखना होगा। जब राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सत्ता को दिल्ली में सेंट्रलाइज कर दिया, जहां सरकार में और ग्राउंड लेवल पर एक बड़ा गैप बनने लग गया। और इसी तरह का एक उदाहरण भोपाल गैस त्रासदी के दौरान भी देखा जा सकता है। In December 1984, 4,000 people died in the Indian city of Bhopal as 40 tons of gas leaked from a pesticide factory owned by the American company Union Carbide. More than 10,000 are reported to have died in the months that followed. The scenes are simply hellish. So much suffering from India's invisible killer. At one point, an official said one death was being recorded every minute from the poison gas leak in the city of Bhopal. जिन लोगों को नहीं पता, भोपाल गैस त्रासदी भारत के इतिहास की एक काफी दर्दनाक घटना थी, जिसने 4 दिसंबर 1984 की सर्द रात में भोपाल के अंदर एक जहरीली गैस के लीकेज से 15,000 लोगों की जान ले ली। कुछ लोग जो रात को सोए थे वो सुबह उठ ही नहीं पाए और कईयों ने कुछ दिनों में दम तोड़ दिया। 5 लाख से ज्यादा लोगों को इस हादसे ने सारी जिंदगी के लिए मेडिकल प्रॉब्लम्स दे दी और आने वाली कई पीढ़ियों में विकलांग बच्चों ने जन्म लिया। और ये गैस लीकेज अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की लापरवाही के कारण हुई थी। लेकिन हैरानी वाली बात यहाँ पे ये हुई कि अमेरिकी नागरिक होने के कारण यूनियन कार्बाइड के सीईओ वारन एंडरसन को कुछ घंटों में ही जमानत मिल गई और वे भारत छोड़कर अमेरिका भाग गया। इस वजह से भारत के लोगों का विश्वास तब की सरकार से हिल गया। इस घटना की वजह से राजीव गांधी सरकार पर सवाल उठने लगे और अगले साल कांग्रेस पंजाब, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हार गयी। इसी तरह बोफोर्स स्कैंडल उस टाइम उजागर हुआ। इस घोटाले में प्रधानमंत्री कार्यालय के सदस्य शामिल थे और स्वीडिश कंपनियों के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और उसी दौरान पंजाब में खालिस्तान आतंकवाद बढ़ रहा था, जिसे सही तरह से हैंडल करने में सरकार विफल रही। कई आतंकवादी बच गए और इंडिया से भाग गए और आखिर में श्रीलंका की इंटरनल सिचुएशन में घुसकर हमारी भारतीय सेना को श्रीलंका के तमिलों से लड़ने के लिए भेज दिया गया और इससे मामले और बिगड़ गए। और आखिर में एक बड़ी गलती जिसका लाभ बीजेपी ने उठाया, वह था शाहबानो केस। तो सवाल यहाँ पे ये भी है कि ये क्या मामला था और बीजेपी के उदय के लिए इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। शाहबानो केस 1985 में एक अहम मुकदमा था, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक मुस्लिम महिला के पक्ष में फैसला सुनाया जो अपने पति से एलिमनी मांग रही थी। और ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत था, जो देश के सभी नागरिकों पे समान लागू था, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। तो ये मुस्लिम महिला एलिमनी पाने का केस सुप्रीम कोर्ट में जीत गई। लेकिन राजीव गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 संसद से पारित किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अचानक से ही पलट दिया और मुस्लिम महिलाओं के एलिमनी का अधिकार को सीमित कर दिया और महिलाएं एलिमनी पाने से वंचित हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अचानक से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट डाला। अब राजीव गांधी ने ऐसा क्यों किया? तो कहा तो ये जाता है कि राजीव गांधी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे मुस्लिम समाज को खुश करना चाहते थे। लेकिन इसी प्रक्रिया में उन्होंने भारत की औरतों और हिंदू मेजॉरिटी के लोगों को नाराज कर दिया और कांग्रेस की सेक्युलर इमेज को भी इस वजह से काफी नुकसान हुआ। और कहा जाता है कि उसी टाइम राजीव गांधी की सरकार ने कश्मीर में चुनावों को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कश्मीर में अचानक से आतंकवाद में बहुत वृद्धि हुई। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इसने भारत के लोगों को विश्वास को हिला कर रख दिया। और फिर इस बदलते हालात को देखते हुए राजीव गांधी ने हिंदुओं को भी खुश करने की कोशिश की और अयोध्या में कई दशकों से बंद राम मंदिर के ताले खुलवा दिए और यहीं से बीजेपी को एक और मौका मिला। भाजपा ने उस टाइम के हालात को देखते हुए रैलियां की, जिसमें उन्होंने कई संदेशों को जनता तक पहुंचाया कि कांग्रेस भ्रष्ट है, इसमें बोफोर्स केस के प्रमाण के साथ मुद्दा उठाया, कांग्रेस औरतों के खिलाफ है, इसमें शाहबानो केस में राजीव गांधी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का मुद्दा उठाया, कांग्रेस मुस्लिम समाज के लोगों को खुश करने के लिए काम कर रही है, इसमें भी शाहबानो केस के प्रमाण उठाए, और कांग्रेस भारत के लोगों की सुरक्षा की बिल्कुल परवाह नहीं करती, इसमें भोपाल गैस त्रासदी, बोफोर्स स्कैंडल और कश्मीर चुनाव में धांधली के मुद्दे उठाए। और इसी तरह के संदेशों ने भारत के लोगों पर इतना गहरा प्रभाव डाला
कि कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 197 सीटें जीत पाई, जबकि भाजपा 2 से सीधा 85 सीटों पर आ गई। लेकिन बीजेपी यही नहीं रुकी। अगले 5 साल बीजेपी 2 मुद्दों की वजह से और उभर कर आई। सरकार के खिलाफ हिंदू समाज का आक्रोश और कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद की वजह से देश में उभरता है राष्ट्रवाद। और इसी समय भारतीय राजनीति फिर राजीव गांधी जी की हत्या से हिल गई और इन मुद्दों ने बीजेपी को और ताकत दी। और राजीव गांधी की हत्या के बाद अगले चुनाव में कांग्रेस 244 सीटें जीत पाई, जबकि भाजपा 120 सीटें जीती, क्योंकि उसके हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के संदेश ने लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। पहली बार बीजेपी लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल बन गई। कांग्रेस की तरफ से पी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री बने। इस फेज में भाजपा ने 2 संदेशों को बड़े पैमाने पर पेश किया। पहला था राम मंदिर और दूसरा था कश्मीर मुद्दा। इसका एक उदाहरण है रथ यात्रा, जो कि सोमनाथ से अयोध्या तक थी। इस यात्रा का नेतृत्व LK आडवाणी जी ने किया था और इसका एकमात्र लक्ष्य था राम मंदिर का पुनर्निर्माण करवाना। ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। जब ये रथ यात्रा शुरू हुई तो बीजेपी को भारत के हिंदुओं से जबरदस्त समर्थन मिला और पूरे देश में हिंदुत्व की भावना जोर पकड़ने लगी। इस हिंदुत्व की भावना को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए भाजपा ने एक और यात्रा चालू की, जिसे नाम दिया गया एकता यात्रा। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और श्रीनगर के लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराने के साथ समाप्त हुई। तो क्या आप समझ सकते हैं कि श्रीनगर में जब आतंकवादी माहौल बहुत चरम पर था, उस टाइम पे तिरंगा फहराना यह उस समय एक बहुत बड़ा काम था। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस आएगा तो आतंकवादी उसके नाम लेंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। जब बीजेपी खुद अपने हिंदुत्व ब्रांड का निर्माण कर रही थी, तो बीजेपी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उनके HR डिपार्टमेंट ने जी जान लगा दी। दशकों से उन्होंने आज के बड़े नेताओं को ढूंढकर उनकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना शुरू कर दिया। यह HR विभाग और कोई नहीं बल्कि RSS था। और जिन नेताओं को उन्होंने एज ए लीडर डेवलप करा, वो सारे बीजेपी के काफी पॉपुलर नेता हैं, जैसे मनोहर पर्रिकर, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी। तो क्या आप यह एहसास करते हैं कि बीजेपी का इतनी बड़ी पार्टी बनने की एक वजह इनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी है, जिसमें स्ट्रॉन्ग नेताओं का कॉम्बिनेशन है और पार्टी का आम जनता तक अपनी बात पहुंचाने का एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग और कम्युनिकेशन का तरीका भी है। RSS इज ए स्पॉटलेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैं RSS से जुड़ा रहा, बचपन से मेरा जो कुछ भी संस्कार हुआ, मेरी डिसिप्लिन आई, मेहनत करने का स्वभाव बना, उसमें RSS का संस्कार का बहुत बड़ा रोल है। फिर बीजेपी ने अपनी स्थिति भारतीय राजनीति में एक हिंदू पार्टी के रूप में बहुत अच्छे तरीके से स्थापित कर ली, जो एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्रवादी भारत के लिए खड़ी थी। इस तरह से कई यात्राओं और पॉलिटिकल कैंपेन की वजह से भाजपा ने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की भावना को पूरे देश में बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया। इस तरह से बीजेपी ने भारत में अपनी आइडेंटिटी की एक स्ट्रॉन्ग नींव रखी। अब अगर आप इस सभी कैंपेन्स को सोशल इंजीनियरिंग के नजरिए से देखो, तो भाजपा ने जो भी किया वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा जीनियस स्ट्रैटेजी थी, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी थी, क्योंकि उस समय पार्टियों के पास एक सिंपल और इजी सी स्ट्रैटेजी होती थी। वो एक माइनॉरिटी ग्रुप की पहचान कर लेते थे, उन्हें मेजॉरिटी का डर दिखाते थे, आरक्षण का उन्हें हमेशा लालच देते थे और फिर उन्हें विशेष अधिकार देने की बात करते थे और इस तरह वोट हासिल करने के बाद संसद में पावर भी हासिल कर लेते थे। लेकिन हिंदुओं के मामले में वे जनरली उन्हें जाति के नाम पर विभाजित रखते थे, इसलिए हिंदू कभी चुनाव के टाइम एक मत नहीं होते थे और अल्पसंख्यक हमेशा एक मत होकर वोट करते थे। इस तरह से उस दौर में कांग्रेस ने मुसलमानों और पिछड़े समुदायों को आसानी से अपना वोट बैंक बना लिया, जबकि कम्युनिस्टों ने मजदूरों पे फोकस करा और बिहार और यूपी में पार्टियों ने पिछड़े समुदायों और मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाया। इसलिए ये एक सीधा और सिंपल सा फॉर्मूला था, हिंदुओं को विभाजित करो और अल्पसंख्यकों को चुनो। लेकिन यह भाजपा ने टेबल टर्न करने का फैसला किया। भाजपा ने कहा कि सारी राजनीतिक पार्टियां अल्पसंख्यक खेल खेल रही हैं, क्योंकि बहुसंख्यक को एक साथ लेके आना बहुत मुश्किल था।
अगर आप 1991 के आंकड़ों को भी देखो तो भारत में उस समय 69 करोड़ हिंदू थे। हर राज्य में उनकी अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति होती थी और यह उस समय एक असंभव सा कार्य लगता था कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी इन 69 करोड़ लोगों को एक साथ ला सके। जबकि मुसलमानों की संख्या भारत में 1991 में केवल 6 करोड़ थी। वे काफी क्लोज निटेड अपनी कॉलोनीज में रहते थे। उनके समाज में हमेशा से आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनका कल्चर लगभग एक जैसा ही था। इसी तरह भारत में दलित और ओबीसी समाज के लोगों की भी अपनी समस्याएं थी, लेकिन यह भाजपा ने सोचा अगर वे जाति की राजनीति को ही तोड़ दे और 69 करोड़ हिंदुओं को एक साथ ला सके तो वो भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन सकते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने एक नई शुरुआत करी जिसमें उन्होंने कोशिश करी सभी हिंदुओं को एक साथ लेकर आना। अब अगर आप 1990 के दशक के चुनावों को देखें तो वो मुख्यतः 3 मुद्दों पर हमेशा केंद्रित थे। पहला था राम मंदिर, दूसरा था भ्रष्टाचार मुक्त भारत और तीसरा था भारत की सुरक्षा के लिए सख्त एक्शन लेना। और ये सभी 3 मुद्दे हिंदुओं और राष्ट्रवादियों के लिए इतने प्रभावी थे कि बीजेपी पहली बार इतिहास में लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी। भाजपा ने 161 सीटें जीती जबकि कांग्रेस ने उस चुनाव में 140 सीटें जीती। और यही वह समय था जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ? जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूँ। मई 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार बनाई, लेकिन उन्हें सिर्फ 13 दिनों के बाद इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि बीजेपी लोकसभा में बहुमत नहीं जुटा पाई। फिर जून 1996 में जनता दल के एचडी देवगौड़ा जी भारत के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया, लेकिन अप्रैल 1997 में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण सरकार गिर गई। फिर अप्रैल 1997 में आई.के. गुजराल जी भारत के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस ने फिर से समर्थन दिया, लेकिन उसी साल 1997 के नवंबर में कांग्रेस ने फिर से समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण सरकार का पतन हो गया। इस तरह से हम लोग फरवरी 1998 के चुनावों तक पहुंचे और बीजेपी ने एनडीए का गठन किया और भाजपा ने अकेले 182 सीटें जीती जबकि कांग्रेस ने 141 सीटें जीती। इसलिए वाजपेयी जी फिर से दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। और ये वो समय भी था जब ऐतिहासिक पोखरण की घटना हुई, जब भारत ने 5 परमाणु परीक्षण कर खुद को परमाणु शक्ति डिक्लेयर कर दिया। क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? टुडे एट 15:45 आवर्स इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का। There is a lot of pressure, geopolitical pressure. But he took a decision. India will go ahead. Vajpayee ji was responsible for transforming India a nuclear weapon state. लेकिन क्या आपको पता है कि ये सरकार भी 13 महीने चली? फिर 1999 में जयललिता के नेतृत्व वाली AIADMK ने एनडीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया और वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ 1 वोट से हार गई। AIADMK to withdraw its support to the government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee with immediate effect. Numbers are not against us. I think there were many forces that did not want these things to succeed, and I believe all of them have come together and brought down this government. लेकिन आप जानते हैं, मुझे वाजपेयी जी के बारे में पर्सनली ये बात बहुत अच्छी लगती है। भले ही उनकी सरकार पूरी मेजोरिटी के साथ नहीं थी, भले ही उन्हें लंबे समय तक सत्ता भी ना मिली हो, लेकिन जब भी उन्हें सत्ता मिली उन्होंने बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए जिनका आज भी भारत को लाभ मिल रहा है। और पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है, जहां सरकार बनने के पहले 10 महीने के टाइम फ्रेम में जब कोई भी नेता अपने पार्टी समर्थकों को खुश करने में व्यस्त होता है, वाजपेयी जी ने सुनिश्चित किया कि हम एक न्यूक्लियर पावर बने, चाहे उसके लिए अमेरिका के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। ये एक लीडर की लीडरशिप क्वालिटीज ही है जो दूर तक का सोच के चलते हैं। और उस टाइम मई से जुलाई 1999 तक भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल युद्ध शुरू हो गया, जब पाकिस्तान आर्मी ने टेररिस्ट के साथ मिलकर करगिल में पीक्स पे कब्जा कर लिया। Pakistan Army regulars, accompanied by fully armed and well-trained militants, sneaked into Indian territory to capture heights along the 3 major fronts, Dras, Kargil and Batalik. More than 200,000 Indian troops were mobilized by the end of June
the Indian army started planning what turned to be the bloodiest battle of the Kargil conflict. उसी साल चुनाव सितंबर में होने वाले थे। तब अटल जी कारगिल युद्ध के दौरान भी देश के प्रधानमंत्री थे और इसी दौरान वाजपेयी जी ने कारगिल स्थिति इतनी अच्छी तरह से संभाली कि भारत में अटल जी और बीजेपी में फिर से विश्वास जग गया। इन शॉर्ट इस टाइम उन्होंने 3 काम किए। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्र के हौसले को बनाए रखा, युद्ध के नियमित अपडेट लोगों तक पहुंचते रहे, इसमें हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखी गई और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी तरह की झूठी खबरों को फैलने से रोका गया। करगिल युद्ध के दौरान दूसरे नंबर पे उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि देश के सेना अधिकारियों को वॉर फ्रंट में सप्लाई से लेकर परमिशन तक जल्द से जल्द मिल जाए ताकि हम युद्ध जल्द से जल्द जीत सके। और अंत में वाजपेयी जी ने ये भी सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान को अमेरिका और पश्चिम के देशों से कोई समर्थन ना मिले, जिस कारण हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध केवल 90 दिनों में जीत गए। वरना आज आप देख रहे हो कि रशिया यूक्रेन वॉर में नाटो यूक्रेन का समर्थन कर रहा है और जो युद्ध सिर्फ 3 महीने में खत्म माना जा रहा था वो 2.5 साल से लगातार चल रहा है, जबकि करगिल युद्ध तो महज 3 महीने में खत्म हो गया था। इस तरह वाजपेयी जी ने करगिल युद्ध की मुश्किल स्थिति में देश को संभाला। यही वजह है कि 1999 में भारत में जब फिर से आम चुनाव हुए तब देशभक्ति और राष्ट्रवाद की लहर इतनी ज्यादा थी कि बीजेपी ने 182 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 114 सीटें जीती। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी एनडीए के साथ तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। श्री अटल बिहारी वाजपेयी। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस तरह देश के लोगों के इमोशंस की पहचान करके सही कम्युनिकेशन और मैसेजिंग से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत के लोगों को एक विकास और परिवर्तन का वचन देके भारतीय जनता पार्टी ने 1999 में एनडीए के साथ सत्ता में वापस आई, एक स्थिर सरकार के साथ। और वाजपेयी जी 5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे और इन 5 सालों में उन्होंने काफी सारे काम किए। उन्होंने भारत में आइकॉनिक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट शुरू किए जो आज भी भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय टेलीकॉम नीति की भी शुरुआत की और कई तरह के आर्थिक सुधार किए, जिस वजह से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से 8% तक पहुंच गई। ये पहली बार था कि बीजेपी ने अपने आप को भारतीय राजनीति में प्रमुख दल के रूप में स्थापित कर लिया था। लेकिन फिर भी एनडीए 2004 के चुनाव हार गए और कांग्रेस ने फिर से सत्ता में आने में कामयाबी हासिल की और 2004 से 2014 तक 10 साल तक भारत पे रूल किया। लेकिन क्यों? इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, खराब मार्केटिंग और दूसरा, बीजेपी के नेतृत्व में अनस्टेबिलिटी। बीजेपी ने 2004 के चुनाव के लिए एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे इतना ज्यादा जोर दिया गया कि ये बात भारत के आम लोगों से बिल्कुल भी नहीं जुड़ पाई। मिसाल के लिए जब उनके अभियान में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और परमाणु परीक्षण जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी, तभी दूसरी तरफ भारत के किसी गांव में रहने वाले एक आम गरीब आदमी जिसे हर दिन की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, उसे इस विकास की बातों से कोई इतना मतलब नहीं था। उसे सरकार से अलग उम्मीदें थी। ये लगभग वैसे ही था जैसे किसी गांव वाले को एसी बेचना जहां गांव में बिजली भी ना आती हो। लेकिन कांग्रेस ने इसी टाइम एक जीनियस मार्केटिंग कैंपेन चलाया जिसमें 2004 के चुनाव में कांग्रेस की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने बीजेपी के इंडिया शाइनिंग कैंपेन का जवाब आम आदमी को क्या मिला इस टैगलाइन से दिया। Rahul Gandhi directly attacked the BJP on Shivraj Singh Chauhan's turf today. The Congress Vice President tore into the BJP's India Shining campaign. इंडिया शाइनिंग की राजनीति ने पिछले सालों में जो आप रोज चिल्लाते हो, विकास के लिए चिल्लाते हो, अधिकार के लिए चिल्लाते हो, उन चीजों को नहीं सुना है। समझ सकते हैं कैंपेन के तरीके से लोगों से पूछा गया कि पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किया, लेकिन आम आदमी को क्या मिला? क्वाड्रिलेटरल राजमार्ग बना दिए गए, लेकिन आम आदमी को क्या मिला? तो आप रियलाइज कर सकते हैं कि बीजेपी का इंडिया शाइनिंग एक ऐसा मार्केटिंग कैंपेन बन गया जो भारत के आम लोगों की बेसिक दिक्कतों से कनेक्ट नहीं करता था, जबकि कांग्रेस के मार्केटिंग अभियान ने लोगों से कनेक्ट किया। इसलिए बीजेपी
2004 में चुनाव हार गई। यही राजनीति में लोगों के मुद्दों से रिलेट करने की ताकत है जो सरकारें तक बदल देती है। बीजेपी ने इसके साथ 1998 से लेकर 2004 के बीच अपने शीर्ष नेतृत्व में भी अनस्टेबिलिटी का सामना किया। पार्टी के अंदरूनी संघर्ष के कारण बीजेपी ने 4 पार्टी प्रेसिडेंट्स देखे। 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने फिर से भारत में सरकार चलाई। हालांकि कांग्रेस ने भी 10 साल में काफी अच्छे काम किए, लेकिन फिर हमने देखा कि क्या हुआ। 2611 और कांग्रेस सरकार के टाइम एक स्कैम्स की लंबी लिस्ट ने भारत के लोगों का आत्मविश्वास को कांग्रेस सरकार के लिए खत्म कर दिया और लोग बदलाव चाहने लगे। The Adarsh fallout. It's been 3 months since the scam broke. A building meant for defense personnel grabbed by politicians and bureaucrats. तो IPL स्पॉट फिक्सिंग मामले में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं और लगातार ये खुलासे हो रहे हैं। और उसी समय मोदी जी ने गुजरात में बहुत अच्छा काम किया था, जहां गुजरात स्टेट ने हर चीज में रिकॉर्ड ग्रोथ देखी और गुजरात स्टेट ने ऐसा विकास देखा जिसकी हर राज्य सिर्फ कल्पना करता था। तो 2014 में बीजेपी ने एक नया कैंपेन लॉन्च करा, जहां उन्होंने भारत के लोगों की विकास की इच्छा, स्कैम और आतंकवादी हमलों के कारण कांग्रेस सरकार में विश्वास की कमी और बीजेपी ने जोर शोर से काला धन और भ्रष्टाचार के बारे में बात की। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। और इस नए पॉलिटिकल मार्केटिंग कैंपेन में बीजेपी ने गुजरात मॉडल को अपना वैल्यू प्रोपोजिशन बना के देश के लोगों के सामने पेश किया और गुजरात की तरह पूरे देश में एक रिकॉर्ड ग्रोथ का वादा किया। साथ ही कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना और राम मंदिर के निर्माण का वादा। और यहीं पर 2014 में भारत में मोदी लहर के रूप में बीजेपी का भारतीय राजनीति में सबसे बड़े दल के रूप में देखा, जो आजादी के बाद कांग्रेस की तरह अकेले 272 की मेजॉरिटी को हासिल कर पाई। The Bharatiya Janata Party has decided today appointed Narendra Modi as its prime ministerial candidate. और आखिरकार 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने और बीजेपी अकेले दम पे पहली बार बहुमत का आंकड़ा पार कर पाई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस तरह से लंबे टाइम पीरियड के बाद बीजेपी भारतीय राजनीति में एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बन के उभरी। और अब देखना ये है कि कैसी ये नई एनडीए सरकार भारत को 7 ट्रिलियन इकोनॉमी के मुकाम तक लेके जाएगी। तो ये एक स्टोरी है कि कैसे कुछ लोग साथ आके मिलकर एक नए स्टार्टअप टाइप की पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण करते हैं, जिसने भारतीय राजनीति में सबसे मजबूत स्थान हासिल किया और कांग्रेस की मोनोपोली को समाप्त कर दिया। और यह हमें इस स्टोरी के अंतिम भाग में ले आता है, जहां हमें बीजेपी के इन अचीवमेंट से अपने खुद के बिजनेस या स्टार्टअप के लिए कुछ लेसन सीखने के लिए मिलते हैं। लेसन नंबर 1, चाहे आपका बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि आप अपने बिजनेस की ग्राउंड रियलिटी से अनजान है तो आपके बिजनेस में आने वाले टाइम में आपको असफलता भी देखनी पड़ सकती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि राजीव गांधी की सरकार ने इतना बड़ा मैंडेट होते हुए भी लोगों का विश्वास खो दिया, इसके बावजूद कि उनके पास सारी पावर और रिसोर्सेज थे। इसी तरह बीजेपी ने भी असफलता देखी जब इंडिया शाइनिंग एक ऐसा मार्केटिंग कैंपेन बन गया जब बीजेपी बस अपना ही व्यू पॉइंट पेश करने लग गई और ग्राउंड रियलिटी में आम इंसान की बेसिक नीड्स को ही नहीं समझ पाई। लेसन नंबर 2, मार्केट में लगातार अपनी पहचान बनाना और ब्रांड बिल्डिंग करना आपको लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट्स दे सकता है और ये दोनों एक ऐसे काम है जिसकी वजह से आपका बिजनेस आने वाले कमिंग ईयर्स में बहुत बड़ा बन सकता है। इस मामले में बीजेपी ने लगातार हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के अपने मैसेज को प्रमोट करने के लिए 4 दशक, आई रिपीट, लगातार 4 दशक लगाए और इसी ब्रांड बिल्डिंग स्ट्रैटेजी की वजह से केवल 2 दशक बाद ही बीजेपी को वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का पहला मौका मिला। लेसन नंबर 3, किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है, लेकिन मार्केटिंग फाइनल लिमिट के बाद आपके बिजनेस की मदद नहीं कर सकती जब तक कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट ना बना पाए तो लोगों के लिए काफी यूजफुल हो या आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज ना दे पाए। इस मामले में बीजेपी ने भी अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन जहां बिजनेस के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की तरह बात आती है तो
तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने राज्यों में काफी अच्छे कार्य किए हैं और अब वे केंद्र में भी काफी सारे अच्छे काम कर चुके हैं जो कभी इम्पॉसिबल से लगते थे। यह कहना भी सही नहीं है कि वे परफेक्ट हैं, अभी भी कमियां हैं और अभी भी विकास के लिए काफी गुंजाइश है। और हमें यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि बीजेपी मार्केटिंग के साथ साथ अपने काम की वजह से तीसरी बार सहयोगियों की मदद से सत्ता में आई है। लेसन नंबर 4, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। बीजेपी को बनाने में उसके स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का काफी ज्यादा रोल है। वहां लोगों को लीडर्स की तरह बिल्ड किया गया जो पार्टी के मुश्किल समय में हमेशा डटे रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी जैसे नेताओं ने पार्टी को हमेशा चुनौतीपूर्ण समय से निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एज ए बिजनेस पर्सन हमें भी यहाँ पे ये समझना होगा कि बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना काफी मुश्किल काम है। बिजनेस ऐसे लीडर से चलते हैं जिन्हें मुश्किलों को लड़ना आता हो, और ऐसे लीडर्स बनाने की जिम्मेदारी भी एक बिजनेस की ही होती है जो हमेशा स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और एथिक्स पे बिल्ड हुआ हो। लेसन नंबर 5, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। बीजेपी ने अनेक झटके झेले, लेकिन वे हमेशा अपनी गलतियों से सीखकर और अधिक मजबूत होते गए। चाहे 2004 में हार हो या कोई अन्य राजनीतिक संकट, वे अपनी गलतियों से लगातार सीखते रहे और अपनी स्ट्रैटेजी में लगातार सुधार करते गए। एज ए बिजनेस पर्सन भी हमें यहाँ पे सीखना होगा कि बदलते माहौल और अपनी गलतियों से सीखकर हमें अपनी बिजनेस की स्ट्रैटेजी में लगातार रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चेंज लाते रहने चाहिए। लेकिन अब अगले 5 वर्षों में बीजेपी के सामने एक और टेस्ट है, क्योंकि वे अन्य दलों के साथ गठबंधन में है और उन्हें अपने गठबंधन के साथियों को साथ लेकर देश के लिए काफी फिनोमिनल काम करने होंगे। अब देखना यहाँ पे ये भी है, क्या वे भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्थान पे ले जाएंगे या वे भी कांग्रेस की तरह बहुत बड़ा बनके लगातार मिल रही सफलता को सही से संभाल ही नहीं पाएंगे। यही बात है जिसके ऊपर हमें एक भारतीय नागरिक के रूप में नजर रखना है। जब भाजपा अगले 5 वर्षों के लिए भारत को शासित करेगी, अगर एनडीए में कोई उठापटक नहीं हुई तो ये थी भारतीय राजनीति में बीजेपी के उदय से लेकर बड़ी पॉलिटिकल पावर बनने की कहानी। इस वीडियो में मेरी ओर से बस इतना ही। अगर आपने स्टोरी से कुछ सीखा है तो लाइक बटन जरूर दबाना। कमेंट सेक्शन में अपनी जाके राय जरूर देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करो। ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए अब भी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अब मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।